डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड से पहले हमें ये समझना है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है। अब अकाउंट्स वालों ने डेप्रीसिएशन अलग करा है। अकाउंट्स वालों को क्या आता है डेप्रीसिएशन के बारे में? लॉस होता है मतलब वैल्यू का। जैसे आप कोई भी मशीन क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो उसकी जो वैल्यू कम होती चली जाती है उसे आप लोग डेप्रीसिएशन कहते हो। तो अकाउंट्स का टीचर हो या अकाउंट्स का स्टूडेंट हो उसको एक ही डेप्रीसिएशन आता है, एक ही आता है ना। हमारे इकोनॉमिक्स में वैरायटी ऑफ डेप्रीसिएशन है। सबसे पहले तो इस बॉटल का डेप्रीसिएशन बताऊंगी जो बच्चे लेकर आए हैं। बहुत सारे डेप्रीसिएशन होते हैं हमारे पास। कैसे? आपने बोला कि एक मशीन जो कॉन्टिन्यूटी में यूज़ हो रही है उसकी जो वैल्यू फॉल होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। दूसरा है कोई मशीन अगर ख़राब हो जाती है उसको ठीक करने के लिए बाहर से किसी को बुलाया जाता है, उसको पे किया गया, ये भी डेप्रीसिएशन है। आपने पेमेंट किया ना, उसको ठीक करवाया ना, तो ये भी एक डेप्रीसिएशन था। अब ये बॉटल है, इसमें कितना ऑयल आता है? 900 ग्राम। लिखा कितना होता है? 1 लीटर। तो जो आपको बीच में नहीं मिला वो भी आपका डेप्रीसिएशन है। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बॉटल के अंदर पानी भर के फ्रिज में स्टोर करते हैं? कोई नहीं करता ना। तो ये आपके लिए वेस्ट मटेरियल है। आप इसको क्या करोगे? डस्टबिन में फेंक दोगे काम होने के बाद। ये आपका डेप्रीसिएशन है। लेकिन आपको पता भी नहीं कि आपने पेमेंट तो इसकी भी किया ना, लेकिन ये आपके लिए क्या है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारे डेप्रीसिएशन है। तो जितने भी आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। अभी आप कोई भी चीज़ लेते हो, लाइक मैं अगर इसका बॉटल का ही एग्जाम्पल लूँ अगर, तो इस पर भी 2 वेट लिखे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर 2 वेट लिखे होते हैं। एक वेट लिखा होता है ग्रॉस और एक वेट लिखा होता है नेट। ग्रॉस और नेट दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें उसके पैकेट रैपिंग सबको मिला के होता है। हाँ, जो रियल क्वांटिटी होती है। किसी के पास चिप्स का पैकेट है भी, खाली रैपर चिप्स का, कुरकुरे का, किसी भी बिस्किट का कोई रैपर है? नहीं है आज। चलो कोई बात नहीं, आप उस रैपर के ऊपर चेक करना, उस रैपर पे नेट वेट लिखा होता है, नेट। और जब नेट वेट का मतलब, मैंने एक छोटा सा चिप्स का पैकेट देखा था 5 रुपये का, उस पर लिखा था नेट वेट 15 ग्राम। तो नेट वेट का मीनिंग है वो आपको सिर्फ चिप्स का वेट बता रहा है। आप उसमें से चिप्स बाहर निकालो, वेट मेजर करो 15 ग्राम। बट ग्रॉस वेट आप देखोगे तो वो होगा मेरे ख्याल से 30 ग्राम के अराउंड। उसमें उसके अंदर जो वो हवा भरते हैं वो भी, जो रैपर है वो भी, सबको मिला के वो भी आपका डेप्रीसिएशन है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको तो डेप्रीसिएशन एक ही आता है अकाउंट्स के हिसाब से। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस से लेके नेट में जो डिफरेंस आया वो डेप्रीसिएशन का है। नेट होता है आपका एग्जैक्ट जो चीज़ आपको चाहिए या जो बची है आपके पास या जिसके लिए आप पेमेंट करना चाह रहे थे। ग्रॉस के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, ओवरऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आपको ग्रॉस और नेट दे दूँ और पूछूँ डेप्रीसिएशन कितना था बीच में, आप उसमें से उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन को निकालने का फॉर्मूला ग्रॉस माइनस नेट, वो दोनों आपको पता होने चाहिए। ग्रॉस निकालने के लिए नेट प्लस डेप्रीसिएशन और नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये 3 फॉर्मूलाज थे जिसको आपको ध्यान से समझना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो यूनिट आएगी, नेक्स्ट जो चैप्टर है, यूनिट नहीं, उसमें आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी के बेसिस पर होंगे। तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। अब वेट नहीं है इसके अंदर, इसमें इनकम आएगी। वेट तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया आज। तो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपका इनकम आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ भी आए, लेकिन आगे वाला कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर ग्रॉस के पीछे इन्वेस्टमेंट लगा या इनकम लगी, डजंट मैटर, क्योंकि नेट निकालने के लिए आपको बीच में जो माइनस करना है वो डेप्रीसिएशन ही है और कुछ नहीं है। तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन नेट, नेट प्लस डेप्रीसिएशन ग्रॉस और ग्रॉस माइनस नेट। 3 फॉर्मूलाज तैयार हो गए, ठीक है। मैंने एक बताया, 1 से 3 फॉर्मूलाज रेडी। तो ये हमारा कंसेप्ट था ग्रॉस का, नेट का, डेप्रीसिएशन का। अब हम बात करेंगे डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, ये क्या होता है, ध्यान देंगे ज़रा मेरी बात पे। डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड एक फंड होता है जो कंपनी मेंटेन करके रखती है। हमारे घरों में क्या होता है, मोस्टली आप मम्मी को बोलो मम्मी पैसे चाहिए, मम्मी क्या बोलती है? नहीं है सब मेरे बिना कहे इनको पता है मम्मी बोलेगी नहीं है। किसी की मम्मी बोलती है नहीं है, हाँ पापा से ले ले, वही बात है। जबकि आपकी मम्मी के पास एक बड़ा मोटा डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड हमेशा मेंटेन रहता है कि बाई चांस घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मम्मी ने बोला पापा से मशीन ख़राब हो गई ठीक करवा दो, तो उनका जवाब क्या होता है?
अगली बार, हाँ वह सबको पता है घर में क्या होता है। तो हाँ नहीं, तो वो कहते हैं अगली बार, अभी पैसे नहीं है। लेकिन मम्मी जो है वो बिना मशीन के कपड़े धो नहीं सकती, तो वो अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से पैसा निकाल के लाएंगी और उसे ठीक करवाएंगी। तो उसी तरह एक कंपनी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमेशा मेंटेन करके रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बाई चांस मशीन कोई ख़राब हो गई तो क्या होगा? नहीं, रिपेयरिंग तो ठीक है, अगर रिपेयरिंग से पहले डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है ही नहीं आपके पास तो क्या होगा? काम रुक जाएगा। वेरी गुड, काम रुक जाएगा तो क्या होगा? देखो, हाँ बिल्कुल, काम रुक जाएगा तो जो लेबर होंगे ना, लेबर, उनसे कहा जाएगा कि भाई आप घर जाओ, आप हमारे पास काम नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज दैट मुझे ही बोल दिया आप कल से काम पे मत आना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अब मैं जहाँ से डिमांड करती थी या जो प्रोडक्ट्स लेती थी, मैं उसके पास जाके बोलूँगी भैया इस महीने ना पैसे नहीं है, आप ना मुझे राशन दे दो, नेक्स्ट मंथ ऐड कर लेना। तो उसके पास इनकम कम हो गई, इनकम कम, अब उसकी इनकम कम हो गई तो जो वहाँ से जहाँ से लेता था वो उनको ऐसा बोलेगा। और सारे ऐसे नहीं होते ना कि बार बार मान जाए, तो पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी फॉल हो जाएगी अगर सभी कंपनीज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करके नहीं रखेंगी तो। सो इफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स आर नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपरली, अगर नहीं मेंटेन किया गया तो क्या क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट बताइए, जो भी आपने बताया फ्लो चार्ट की तरह, क्या होगा सबसे पहले? सबसे पहले प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना, फॉल इन प्रोडक्शन। नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉल हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। वेरी गुड, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होगा? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अनएम्प्लॉयड हुई तो मैंने आगे डिमांड कम कर दी, क्योंकि मैं डिमांड नहीं कर पा रही, पैसे नहीं है ना, तो फॉल इन। अच्छा जी, अब एक बात और याद रखेंगे, यू आर इन क्लास 12th नॉट इन 11th, तो अब आप डिमांड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कहीं भी, एग्रीगेट डिमांड। पूरी 12th में एग्रीगेट चलता है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई तो इनकम। वेरी गुड, फॉल इन इनकम। फॉल इन इनकम तो नहीं नहीं नहीं, इनकम को आप इनकम ही कह दो। वेरी गुड, जीडीपी को कम कर दो, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ कम कर दो कि कंट्री की ग्रोथ कम हो जाएगी। अब बताइए कोई दिक्कत? बन गया? तो ये बहुत इजी है, आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में से याद रख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। बस आपको ये सोचना है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आपने आज क्या क्या सीखा भी? ग्रोस, डेप्रिसिएशन, नेट और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब एक और चीज़ बची है, फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज के लिए, वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। बताऊँ अब मैं? हाँ, किसके आगे? ये डेप्रिसिएशन ये इसीलिए रखा गया है कि कोई मशीन खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना हो, इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं उस टाइम पर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर कोई मशीन खराब होगी इसको रिप्लेस करना है, पैसे नहीं होंगे तो रिप्लेस कहाँ से करोगे, क्योंकि मशीन ज़्यादा पुरानी होगी तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत है तो उसको रिपेयरिंग करवा के काम चला लेंगे। तो दोनों ही चीज़ों के लिए पैसे रखना हमेशा, ठीक है। मम्मी से पूछना, मम्मी के पास भी होंगे, वॉशिंग मशीन के लिए भी और फ्रिज के लिए भी, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं। जिस तरह घरों की बेसिक नीड्स फ्रिज और वॉशिंग मशीन होता है, कंपनी की बेसिक नीड मशीनरी होती है, उसके लिए उनको पैसा रखना ही रखना होता है। नहीं रखेंगे तो आपने देख ही लिया क्या क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को, किसी माल को बनाने के लिए जो आप फैक्टर पेमेंट कर रहे हो। एक तरह से फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अरे रॉ मटेरियल कहाँ से आ गया? फैक्टर नहीं है ना, वो नॉन फैक्टर है, वो नॉन फैक्टर है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कोई चीज़ को बनाने में जो पेमेंट आपने की, वो जो कॉस्ट उनकी लगी, ओके। बहुत सिंपल है। सपोज दैट हमने एक सिलेंडर बनाया और उसकी जो कॉस्ट आई वो आई 700। ये सिलेंडर का एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ ये गलत है, सिर्फ समझाने के लिए दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट का दे रही हूँ, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये पूरी कंट्री की ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट में समझाने के लिए बोल रही हूँ बस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, मान लीजिए सिलेंडर 700 का बना, मार्केट तक कोई भी चीज़ आती है तो उसको दो ही चीज़ें मिलती हैं। अगर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी आइटम होती है, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे देती है,
जैसे कि सिलेंडर पर सब्सिडी मिली थी। और कोई चीज़ ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर ने बनाई है, मतलब जिन पे जीएसटी लगती है, बहुत सारी गुड्स पे जीएसटी लगती है, तो उन पर टैक्स लगता है। काफ़ी सारी गुड्स ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगता है, काफ़ी सारी गुड्स ऐसी हैं जिन पर सब्सिडी मिलती है, हाँ या ना। तो मान लीजिए 700 का सिलेंडर आया मार्केट के अंदर, उस पर सब्सिडी होती है, टैक्स नहीं होता, बट फिर भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस। तो मार्केट तक आते आते उसमें प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। अब टैक्स के आगे मैंने इनडायरेक्ट ही वर्ड यूज़ क्यों किया? सिर्फ टैक्स वर्ड भी यूज़ कर सकती थी, इनडायरेक्ट ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि नहीं, आप बताइए। क्योंकि हम दे रहे हैं, हाँ कंज्यूमर दे रहा है। चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगता है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और सिलेंडर एक गुड है, ठीक है। तो जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे, और इसमें जितने भी टैक्स हैं वो गुड्स एंड सर्विस पे ही लगे। मैंने स्टार्टिंग में ये वर्ड बोला था कि गुड्स एंड सर्विस पे। तो हाँ जी, आप एक मैच बॉक्स भी लोगे ना, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। नीचे पता है आपको, आप अपनी कॉपी दिखाओगे मुझे ज़रा, एक मिनट। बिल्कुल, यहाँ पर देखो MRP के नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा है ना। हर कॉपी, हर चीज़ के नीचे लिखा होता है टैक्स इंक्लूड करके आपको ये प्राइस बता रहे हैं। और जो ये टैक्स इंक्लूड किया ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ जी, उस पर तो अमाउंट भी नहीं लिखा ना, उस पर तो प्राइस भी नहीं लिखा। जिस पे प्राइस लिखा है उस पर लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट टैक्स यूज़ किया है, ठीक है। और माइनस करेंगे सब्सिडी। माइनस क्या करेंगे? सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब कोई चीज़ कितने की बनी, ठीक, उसमें मार्केट तक आते आते, ध्यान दो, मार्केट तक आते आते उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी? तब वो मार्केट में आएगी। अब मान लीजिए हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स थी वो सब 700 की बनी, सिलेंडर को छोड़ो, सारी गुड्स 700 करोड़ की बनी, करोड़ साइलेंट होता है उसके अंदर। तो 700 की बनी, उसमें आते आते 200 हो गया इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, और सब्सिडी हो गई 100 माइनस इंक्लूड। तो मार्केट तक आते आते कितने की होगी? 800 की। तो फैक्टर कॉस्ट है 700 और मार्केट प्राइस कितना है? 800। तो ये फैक्ट, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया, क्या फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पर करता है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। एवरी ईयर गवर्नमेंट सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट करती है और एवरी ईयर गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो हो सकता है वो टैक्स का रेवेन्यू कम आया हो, इस बार सब्सिडी ज़्यादा लग गई हो, डिपेंड करता है, वो हर साल चेंज होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को शॉर्ट में कहते हैं NIT। क्या कहते हैं? NIT। NIT का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो पेपर में हो सकता है आपको NIT दिया हो, NIT न्यूमेरिकल करते टाइम अगर NIT दिया तो आपको इनको माइनस करने की या इनको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है NIT ना दे के वो IT और सब्सिडी दें, और हो सकता है वो सिर्फ एक दे, IT दे तो सब्सिडी ना दे। हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी नहीं इस साल, या हो सकता है ओनली सब्सिडी दे, IT ना दे। तो अगर वो एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। आपको बस याद रखना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है। सिर्फ IT दिया है तो प्लस कर दो, सब्सिडी नहीं दी तो इग्नोर करो, ढूंढने की जरूरत मत करना। ये नहीं कि ढूंढते रहो, किसी भी को भी सब्सिडी बना लिया उठा के। नाम सब्सिडी है तो सब्सिडी है, या गवर्नमेंट हेल्प होगी, मतलब फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सब्सिडीज़ को आपने क्या करना है? माइनस करना है। अब इसमें फॉर्मूलाज तैयार करेंगे, क्या क्या बनते हैं देखो। फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT इज इक्वल टू, वेरी गुड, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस प्लस NIT फैक्टर कॉस्ट है ना, और फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। न्यूमेरिकल में हमें 3 चाहिए, कौन कौन से? एक तो जो हमने कल किया डोमेस्टिक और नेशनल वाला, ठीक। दूसरा हमारा ग्रॉस और नेट वाला डेप्रिसिएशन, और तीसरा हमारा फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस NIT। दैट्स इट। ये 3 हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो आगे सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सारे नहीं, मतलब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में। कुछ पूछना है इसमें से? एक बार फैक्टर और नॉन फैक्टर बताऊं। फैक्टर का मीनिंग होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरनॉल, ये 4 ही होते हैं।
एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो ये होता है मालिक जो इन तीनों को मिला के काम करता है, ठीक है। जैसे होता है ना कोई एक पर्सन है उसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो वो उन तीनों को जोड़कर जो काम करने वाला पर्सन होता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक। और बताइए, और नॉन फैक्टर में आपके आ जाएंगे रॉ मटेरियल आ जाएंगे, इन चारों को छोड़ के प्रोडक्शन के लिए और जो भी चाहिए वो सबको नॉन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और कुछ क्लियर?